जय हिंद साथियों, चलिए हम आज जनरल स्टडीज सेट नंबर यानी टेस्ट नंबर 5 का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, आपको टेस्ट नंबर 5 का आपका पीडीएफ में हम सॉल्यूशन नहीं दे पाए थे, इसलिए हम आज वीडियो के माध्यम से आपका इसका पूरे क्वेश्चन को हल करा देते हैं यानी सोल्व करवा देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट है, क्वेश्चन का है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2022-23 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी की वृद्धि कितनी रही है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2022-23 में बिहार के जीडीपी में कितना % वृद्धि हुई है। तो यह हुई है आपका 10.64%। ऑप्शन बी होगा। यह आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, खास करके बीपीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का विधेयक पारित किया है। तो यह क्या आपका उत्तराखंड सरकार। ऑप्शन आपका सी होगा। उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू किया है। आपको याद होना चाहिए कि भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में किया गया है, यानी समान नागरिक संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में किया गया है। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि देखिए, उत्तराखंड से पहले भी भारत के एक ऐसा राज्य है गोवा, जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है। यानी गोवा में आज़ादी से पूर्व से ही समान नागरिक संहिता लागू है। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि गोवा में समान नागरिक संहिता कब लागू हुआ था। तो ये हुआ था, आपका ध्यान रखिएगा, 1869 में। ध्यान दीजिए, 1869 में ही गोवा में समान नागरिक संहिता लागू हो चुका है। और यह किसने लागू किया था? तो उस समय गोवा पर पुर्तगाल का अधिकार था, तो हम कहेंगे कि पुर्तगाल ने ही गोवा में यानी समान नागरिक संहिता लागू किया था। इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का थर्ड है, क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव के खिलाफ अधिकार को शामिल करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के दायरे का विस्तार किया है। आप देख सकते हैं कि किस लेवल का आपका क्वेश्चन सेट किए हैं। यह आपका टेस्ट का क्वेश्चन है जो आपका टेस्ट नंबर 5 में पूछा गया था। तो आपके एग्जाम के ही पैटर्न पर आपको क्वेश्चन बिल्कुल सेट किए जाते हैं, जैसे आपको एग्जाम में मिलते हैं क्वेश्चन, इसी तरह से आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे। देखिए, आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21, यानी अनुच्छेद 14 और 21 का विस्तार किया है। अब देखिए, ये भी ध्यान रखिए कि अनुच्छेद 14 में क्या है और अनुच्छेद 21 में क्या है। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 में है कानून के समक्ष समानता, जबकि अनुच्छेद 21 में बात करते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये दोनों मौलिक अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इसे विस्तार किया है। तो ए और बी दोनों सही है, इसलिए क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन कर रहा है संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता देने के प्रस्ताव पर किस देश ने वीटो लगा दिया है। तो यह वीटो लगा है आपका अमेरिका। ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब ये चीज़ ध्यान रखिए कि यूएन के सुरक्षा परिषद के, ठीक है, 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। ये कौन कौन सा देश है? तो ये आपका अमेरिका है, ठीक, अमेरिका है, रूस है, ठीक, चीन है, अमेरिका, रूस, चीन है, फ्रांस है और ब्रिटेन है। ठीक है, तो ये 5 देश है जो यूएनओ के सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य है। कौन कौन है? ध्यान रखिए, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। ठीक है, और 15 अस्थायी सदस्य होते हैं जो प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन का 5 है। क्वेश्चन करा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जगह स्थित भारत के पहले स्वदेश फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कोर लोडिंग की शुरुआत का अवलोकन किया है। तो ये क्या आपका कल्पक्कम। ठीक है, कल्पक्कम कहाँ है? तो ये आपका तमिलनाडु में है और ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ये कहाँ है? तो ये आपका कल्पक्कम तमिलनाडु में है। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 6 है। क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन कर आपका कि हाल ही में खबरों में रहे मेकेदातु परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है। तो ये आपका है कावेरी नदी पर। ऑप्शन
बी होगा। क्वेश्चन आपका 7 है। क्वेश्चन कह रहा है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की क्लाइमेट रिपोर्ट के अनुसार सबसे गर्म वर्ष का रिकॉर्ड कौन सा वर्ष रहा है। सॉरी, क्वेश्चन ये है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की क्लाइमेट रिपोर्ट के अनुसार सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा है। तो ये रहा आपका 2023। ठीक है, 2023 सबसे गर्म वर्ष रहा है। तो आप देखिए 2023 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन ई देने का मतलब ये हुआ कि आपके एग्जाम में भी ऑप्शन ई बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर रहता है, तो अभी से आपको प्रैक्टिस हो जाए, इसीलिए आपका टेस्ट में भी ऑप्शन ई दिए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन को बनाइएगा, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। तो यहाँ आप यदि मिस्टेक को सही करते हैं तो आपका एग्जाम में भी यह सुधार हो जाएंगे। इसलिए आपका यदि हम 40 क्वेश्चन का टेस्ट लेते हैं तो उसमें आप देखिएगा कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन का आपका आंसर ई रहेगा। ये जानबूझकर हम ऑप्शन ई देते हैं क्योंकि आपको यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएंगे तो एग्जाम में आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है, टेस्ट इसीलिए होता भी है। ठीक है, टेस्ट का मतलब ही होता है आपका सुधार करना। ठीक है, आप में सुधार लाना। क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मार्च 2024 में किस देश के 3 दिवसीय यात्रा के दौरान वहां के प्रधानमंत्री को रुपे कार्ड गिफ्ट किया है। ठीक है, अब देखिए यह क्वेश्चन का इस बार BPSC TRE 3.0 में क्वेश्चन पूछा गया था और एग्जाम से पहले आपको हम मैराथन क्लास में क्वेश्चन कराए हुए थी। ठीक है, यह क्वेश्चन आपको करवाए भी थे मैराथन क्लास में, जिसे आप देखे होंगे, जिसमें 18 सेट आपको करवाए थे, उसमें आप देखे होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका जगह ऑप्शन ए मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस के प्रधानमंत्री को रुपे कार्ड गिफ्ट दिया था, ऑप्शन ए होगा। देखिए आपका यहाँ से 8 क्वेश्चन हो गया। तो 8 क्वेश्चन था आपका करेंट अफेयर से। ठीक है, जैसे आपके एग्जाम में रहते हैं 8 क्वेश्चन लगा आपका करेंट अफेयर से रहता है, तो यहाँ भी हम आपको टेस्ट में 8 क्वेश्चन करेंट अफेयर से दिए हैं। अब देखिए आपको आगे 9वें क्वेश्चन से आपका साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 9 है कि ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होते हैं। ठीक है, ऊष्मा का अच्छा चालक होते हैं, इसीलिए लोहा का गुटका ठंडा अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक साथ साथ गिरे तो क्या होंगे? अब ध्यान दीजिए, एक आपका पंख है जो भी है, एक रबर का गेंद है, ठीक, और एक लकड़ी के गेंद है। अब तीनों क्या करते हैं, सेम हाइट से गिराते हैं। ठीक है, सेम हाइट से गिराते हैं तीनों को, एच हाइट से। ठीक है, ये कह दिया आपका निर्वात है। ठीक है, जब निर्वात है तो यहाँ पर आपका एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, जी होगा, इसके अलावा कोई भी फोर्स इस पर नहीं लगेगा। ठीक है, जब एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से वो नीचे ड्रॉप होंगे, गिरेंगे, तो आपका टाइम जो लगेगा उसको नीचे आने में, ये आपका लगेगा √2h/g। अब देखिए इसमें कहीं भी मास इफेक्ट नहीं करता है, यानी कोई भी हो, चाहे वो लोहा का हो, चाहे वो रबर का हो, कोई भी गेंद हो, और सेम हाइट से यदि गिराएंगे सबको एक साथ, तो सभी एक साथ ही नीचे पहुंचेंगे, क्योंकि इसमें कहीं भी वेट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, वेट से ये वेट का इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो यानी तीनों एक साथ नीचे गिरेंगे। ठीक है, अब देखिए किसी ऑप्शन में आपका ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा किसी ऑप्शन में नहीं है कि तीनों एक साथ गिरेंगे, तो इसका भी आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन कर रहा है आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लगाया गया बल। अब देखिए क्या कर रहा है, आप क्या है, किसी लिफ्ट में खड़े हैं। ठीक है, ये लिफ्ट मान लीजिए है, इसमें आप खड़े हैं। ठीक, आप यदि खड़े हैं तो क्या कर रहा है, अब देखिए ऑप्शन पढ़िए, इस प्रकार नॉर्मल लगने वाला फोर्स क्या होगा, इस व्यक्ति पर जो नॉर्मल लगेगा वो क्या होगा। ठीक है, अब ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन ए कह रहा है लिफ्ट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के तुरंत से ऊपर जाते समय शून्य होगा। अब देखिए ये यदि ऊपर जाएंगे, कितना एक्सेलरेशन है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो देखिए mg तो इसका लगभग करेगा m × g,
और जी का मान कितना होता है 9.8 होता है, ये दे दीजिए। और देखिए इस पर स्यूडो फोर्स लगेगा, ऊपर की ओर जा रहा है तो नीचे की ओर लगेगा इस पर स्यूडो फोर्स, ठीक है। इस पर स्यूडो फोर्स लगेगा नीचे की ओर, ये भी आपका m इंटू ए ही लगेगा, यानी 9.8 ही लगेगा, m इंटू 9.8 लगेगा। अब देखिए दोनों फोर्स एक ही दिशा में लग रहा है तो यहाँ नॉर्मल क्या होगा, दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे, यानी 2m इंटू 9.8 आपका यहाँ पर टोटल फोर्स हो जाएगा। जबकि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शून्य होगा, शून्य नहीं होगा, यानी आपका ऑप्शन ए गलत है। बी क्या कर रहा है, लिफ्ट 9.8 मीटर पर सेकेंड त्वरण के साथ नीचे आते समय शून्य होगा। चलिए इसको चेक करते हैं। ये लिफ्ट है, ठीक, ये लिफ्ट है, इसमें कोई व्यक्ति है खड़ा, ठीक। अब लिफ्ट देखिए नीचे की ओर जा रहा है कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो देखिए वेट तो इसका लगेगा ही mg नीचे, m इंटू जी का मान 9.8 होता है। और ये नीचे की ओर आ रहा है तो इस पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा ऊपर की ओर m इंटू ए, ठीक है। स्यूडो फोर्स अपोजिट लगता है, जिस दिशा में जाते हैं इसका अपोजिट स्यूडो फोर्स लगता है, ठीक। अब देखिए यहाँ का नॉर्मल क्या होगा, आप ध्यान दीजिए नॉर्मल, तो नेट फोर्स देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए m इंटू 9.8 ऊपर की ओर फोर्स है, m इंटू 9.8 नीचे की ओर फोर्स है। तो यहाँ से देखा जाए नेट फोर्स इस पर क्या आ रहा है व्यक्ति पर, तो 0 आ रहा है। जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे लग रहा है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या लग रहा है यहाँ 0 लग रहा है, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ठीक है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन कर रहा है यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान क्या होगा, तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 13 है। क्वेश्चन कर रहा है जीनोम क्या होता है, ठीक है। जीनोम क्या होता है, तो जीनोम किसी कोशिका या जीव में उपस्थित जीन या आनुवंशिक पदार्थ का समूह होता है, जिसे हम जीनोम कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 14 है। क्वेश्चन कह रहा है राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है, तो राइबोसोम को पता होना चाहिए कि राइबोसोम प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होते हैं, ठीक है। प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होते हैं राइबोसोम, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का 15 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। कथन फर्स्ट है कि पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करते हैं, बिल्कुल सही है। सेकंड है पादपों में पर्णहरित होता है, ये भी सही है, पादप में पर्णहरित होता है, तो 1 और 2 तो आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड आपका है कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है, ये गलत है, कोशिका भित्ति होती है, ठीक है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, ये कह रहा नहीं होती है, इसका मतलब थर्ड आपका गलत है। तो केवल 1 और 2 स्टेटमेंट आपका सही है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन कह रहा है जल में किस प्रकार का बंध उपस्थित होते हैं, यानी वाटर में यानी पानी में यानी H2O में कौन सा बॉन्ड होते हैं, ठीक है। कौन सा बॉन्ड होते हैं, तो उसमें होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन 17 है। अब देखिए आपका 8 क्वेश्चन यहाँ साइंस का समाप्त हो गया, ठीक है। 16 था ना, इन 8 क्वेश्चन आपका पहले करेंट करवाए थे, फिर आपका क्या है साइंस है। उसी तरह से आपके एग्जाम में भी रहता है 6 to 12 में देख लीजिए, जो 40 मार्क आपका समान अध्ययन का होता है, उसमें इसी तरह से आपका क्वेश्चन सेट किया रहता है। 8 क्वेश्चन करेंट से, 8 क्वेश्चन साइंस से, 8 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से, 8 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से और 8 क्वेश्चन मैथ से। आपका इसी पैटर्न पर आपको हम क्वेश्चन भी सेट किए हैं इस टेस्ट में, ठीक है। जितने भी टेस्ट होता है उसी पैटर्न पर आपका होता है। क्वेश्चन का आप लेवल भी देख सकते हैं कि उसी के आधार पर आपका बनाया गया है। क्वेश्चन का 17 है, यहाँ से आपका मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होता है। क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 19 अगस्त 1942 को किसके संस्थापक श्री मुरली मनोहर प्रसाद को रक्षा अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया, तो ये थे सर्च लाइट के संस्थापक, ठीक है। मुरली मनोहर प्रसाद सर्च लाइट के संस्थापक थे, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन कर रहा है 1913 में पटना में अनुशीलन समिति के शाखा की स्थापना की थी, तो यह क्या था, सचिंद्रनाथ सन्याल, ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए जिस तरह आपके एग्जाम में बिहार स्पेशल से 2 से 3 क्वेश्चन आपका मिलता है हिस्ट्री में, तो उसी तरह से आपको यहाँ भी हम सेट किए हैं 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपका बिहार हिस्ट्री से, ठीक है। बिहार के इतिहास से आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपको टेस्ट में भी देखने के मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 19 है।
क्वेश्चन कह रहा है बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो स्वामी सजानंद, कृष्णानंद शर्मा, राहुल संख्यान, ये सभी बिहार किसान नेता थे। ठीक है, ए बी सी तीनों हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आपको पता होना चाहिए कि 1936 में स्वामी सजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना किया था। ठीक है, 1936 में और लखनऊ में। ठीक है, 1936 में लखनऊ में स्वामी सजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना किया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सजानंद सरस्वती थे और उसके सचिव थे एन.जी. रंगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, इसके सचिव थे एन.जी. रंगा। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में कहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन कह रहा है फराजी आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? फराजी आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था गैर इस्लामी प्रथाओं को समाप्त करके इस्लाम को शुद्ध करना और मुस्लिम किरदारों को अधिकारों को बरकरार रखना। ऑप्शन बी हो जाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फराजी आंदोलन किसने शुरू किया था? तो यह किया था हाजी सैयदुल्लाह। ठीक है, हाजी सैयदुल्लाह फराजी आंदोलन की शुरुआत किया था। हाजी सैयदुल्लाह, ठीक है, इसका नाम है, जो फराजी आंदोलन शुरू किया था। कब किया था? तो 1818 में किया था। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन आपका है कि क्वेश्चन है बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रदूत आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो यह क्या था? राजा राममोहन राय जी ने। राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना किया था, इसे आप ध्यान रखिएगा। और कब किया था? डेट भी ध्यान रखिएगा। तो ये क्या था? 1815 में। ठीक है, आत्मीय सभा का स्थापना 1815 में किया था, जबकि 1828 में, ध्यान दीजिए, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ब्रह्म समाज का स्थापना किया था राजा राममोहन राय ने। कब किया था? तो 1828 में किया था। ठीक है, और आत्मीय सभा का स्थापना किया था 1815 में। डेट भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन कर आपका 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने कहाँ निर्वासित कर दिया गया? यानी बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया, यानी भेज दिया गया। ठीक है, तो इसे रेगून भेज दिया गया। ठीक है, रेगून भेज दिया गया। अब देखिए, रेगुन किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा? ये होगा, इनमें से कोई नहीं। इसीलिए क्वेश्चन आपका इजी भली है, लेकिन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। यदि आपको उसमें रेगुन ध्यान ना हो तो आप हो सकता है इसमें एबीसी में कुछ ऑप्शन लगा कर आ जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं क्वेश्चन इजी ही रहेगा आपको, लेकिन ऑप्शन को ध्यान दीजिएगा। इसी ऐसे ही क्वेश्चन में आपका ऑप्शन ई रहता है। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसका आंसर ई है। क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है, यानी कौन सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए, इस क्वेश्चन पर टेस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन था। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क किया था कि सर इसका आंसर गलत है। ठीक है, अब देखिए पहले पढ़िए क्या है। ऑप्शन ए में है प्रार्थना समाज, महादेव गोविंद रानडे। अब कहने का अर्थ है बहुत सारे स्टूडेंट का कि प्रार्थना समाज का स्थापना महादेव गोविंद रानडे जी नहीं किया है। ठीक है, जबकि ये गलत है। प्रार्थना समाज का स्थापना आत्मारंग पंडुरंग और महादेव गोविंद रानडे ने मिलकर किया था। ठीक है, तो इसीलिए महादेव गोविंद रानडे के भी इसमें नाम आता है। तो प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रानडे बिल्कुल सही है। आप अच्छे बुक को पढ़िए, उसमें आपको दिया रहेगा। ठीक है, अच्छे बुक को पढ़िए या एनसीईआरटी पढ़िए, उसमें आपको दिया रहेगा। आपका गूगल करेंगे तो आपका अधिकतर आत्मारंग पंडुरंग ही आते हैं। ठीक है, लेकिन आप सही से पढ़िएगा तो इसमें आपका महादेव गोविंद रानडे के भी नाम आते हैं। ठीक है, अब दूसरा है सत्यशोधक समाज, ज्योतिबाई फूले। ठीक है, बिल्कुल सही है। थर्ड है राधा स्वामी सत्संग, शिवदयाल सिंह, ये भी आपका सही है। देखिए, तीनों आपका जो दिया है ए बी सी, तीनों मैचिंग आपका बिल्कुल सही है। आपका कौन सुमेलित नहीं है, तो भाई उनमें से कौन सुमेलित नहीं, यानी सब सुमेलित है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन कर रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल एवं नरम दल तथा कांग्रेस और मुस्लिम लीग की समझौता हुआ था? यानी गरम दल नरम दल भी मिले थे और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। तो ये होता आपका कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, जो 1916 हुआ था। ऑप्शन
ये हो जाएंगे। आपको पता होगा कि कांग्रेस का विभाजन आपका 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन में, ठीक है, 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन में, और इसका मिलन हो गया आपका 1916 में लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी, आप देखिए यहाँ से आपका हिस्ट्री समाप्त हो गया, अब यहाँ से आपका यानी ज्योग्राफी का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। क्वेश्चन क्या है, अरब सागर में नहीं गिरती है, इसको ध्यान रखिएगा, नहीं गिरती है। ठीक है, साबरमती नदी ये अरब सागर में गिरती है, ठीक है, अरब सागर में ये गिरती है। मांडवी नदी ये भी गिरती है, और नर्मदा नदी ये भी अरब सागर में गिरती है। तो यानी कह रहा है कौन सा अरब सागर में जाकर नहीं गिरती है, जबकि ये तीनों नदी जो है ये सभी अरब सागर में जाकर मिलती है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, नहीं है कि है, क्या है, सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है, तब आपका क्वेश्चन सही होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 26 है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है। अब इस क्वेश्चन पे भी बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन मार्क था कि इसका आंसर गलत है। चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे सही है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है। अब देखिए कन्फ्यूजन था आप लोग को तमिलनाडु में, ठीक है, कि सर तमिलनाडु जो है ये पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है। देखिए तमिलनाडु जो है ये पूर्वी घाट, इसका कुछ भाग जो है वो पूर्वी घाट का हिस्सा है, और इसका जो कुछ भाग है वो आपका पश्चिमी घाट का भी हिस्सा है, ठीक है। तो तमिलनाडु जो है वो आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों में आ जाते हैं, ठीक है, इसलिए आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अब अच्छे बुक को पढ़िए, इसमें दोनों मिलेंगे आपको, ठीक है। सिर्फ मैप में देखने से नहीं होता है, आप मैप में देखते हैं कि लगता है आपको कि नहीं तमिलनाडु सिर्फ पूर्वी घाट में है, पश्चिमी घाट में नहीं है, तो ऐसा नहीं है, दोनों घाट में आते हैं तमिलनाडु, ठीक है। अब देखिए गुजरात है, तो गुजरात आपका किस में आते हैं, गुजरात आपका आता है पश्चिमी घाट में आते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश आपका पूर्वी घाट में आते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था आपका कि कौन सा राज्य पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है। तो गुजरात तो पश्चिमी घाट का हिस्सा है, तमिलनाडु का भी कुछ भाग पश्चिमी घाट का हिस्सा है, तो इसमें आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश जो केवल पूर्वी घाट का हिस्सा है, इसीलिए ऑप्शन बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन 27 है, क्वेश्चन कह रहा है भारत में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो ये आपका है भील जनजाति की, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, इसका आंसर आप लोग क्या कर लीजिएगा, ऑप्शन ए कर लीजिएगा, ठीक है। तो भील जनजाति सबसे अधिक है। क्वेश्चन 28 है, क्वेश्चन कह रहा है आपका सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान में प्रवेश करने से पूर्व भारत उपरोक्त निम्न किन नदियों के जल का पूर्ण उपयोग कर सकता है। यानी सिंधु जल संधि के तहत भारत किस नदी के जल का 100% यूज कर सकता है, ठीक है। तो यह है सतलज, ब्यास और रावी नदी। सतलज, ब्यास और रावी नदी के जल का 100% यूज भारत कर सकते हैं। क्वेश्चन का क्वेश्चन 29 है, क्वेश्चन करा है अंडमान और निकोबार द्वीप किस जलमग्न पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। तो यह है अरकौन योमा पर्वत के, ठीक है, अरकौन योमा पर्वत के हिस्से हैं, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका 30 है, क्वेश्चन करा आपका कि बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो ये आपका है मुंगेर जिला, ठीक है, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर की है, और ये कितना है तो 879 है, 879 है। सबसे अधिक लिंगानुपात कहा जाए तो ये आपका होगा गोपालगंज, ठीक है, ध्यान रखिए, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है तो ये है आपका गोपालगंज, कितना है तो 221 है, ठीक है। और बिहार का लिंगानुपात कहा जाए तो ध्यान रखिएगा, बिहार का लिंगानुपात आपका है 918। एक सेकेंड, बिहार का लिंगानुपात कहा जाए तो ये आपका है 918 है, और बिहार में शिशु लिंगानुपात कहा जाए तो ये आपका है 935 है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात गोपालगंज की है, सबसे कम मुंगेर की है, और बिहार की लिंगानुपात 918 है, और बिहार में शिशु लिंगानुपात 935 है, इसे आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन का क्वेश्चन 31 है,
क्वेश्चन क्या है आपका, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। देखिए बिहार में आपका लोकसभा का सीट 40 है, ठीक है, तो बिहार से 40 सदस्य लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। अब देखिए 40 किसी ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। एक चीज़ आप ध्यान रखिए यहाँ पर कि बिहार में देखिए लोकसभा की सीट कितना है, टोटल 40 है, राज्यसभा की सीट कितना है तो 16 है, और बिहार में विधानसभा की सीट कितना है तो 243 है, ठीक है। और कहा जाए आपका बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है तो 75 है, ठीक है। इस सभी डाटा को आप एक बार ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है तो हो सकता है आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। क्वेश्चन 32 है, क्वेश्चन क्या है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो इसका स्थापना हुआ है 1916 में, ऑप्शन ई होगा। अब यहाँ से आपका मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट है। क्वेश्चन 33 है, क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। यदि प्रत्येक संख्या में 44 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 11:13 हो जाता है। तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे आप, हो सकता है दूसरे तरीके से बनाए होंगे, लेकिन आप मेरा तरीका एक बार देख लीजिए, ठीक है। भले आपका सही होगा लेकिन मेरा तरीका एक बार देख लीजिए, हो सकता है आपका आपसे ईजी हो। यह अनुपात कितना था, 7:9 था। इस दोनों में कितना ऐड किया है तो 44 ऐड किया है, ठीक है। तो अनुपात कितना हो गया, 11:13 हो गया, ठीक है। अब अनुपात में देखिए तो कितना बड़ा है, 7 है, यहाँ 11 है, तो 7 4 11 और 9 6 13। देखा जाए तो दोनों में आपका 4 बढ़ा है, किस में, अनुपात में बढ़ा है, जबकि बढ़ा है कितना 44 बढ़ा है। इसका मतलब ये जो 4 जो है 4 पार्ट, यही आपका 44 है, दोनों बराबर ही होगा, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं अनुपात में 4 बढ़ रहा है जबकि यहाँ 44 बढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब 4 जो है वही 44 के बराबर है। यहाँ से आपका एक पार्ट कितना आएगा, 11 चौक 44, 11 आ जाएंगे। कहा दोनों में अंतर कितना है, तो देखिए ये 9 है, ये 7 है, कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। तो एक पार्ट 11 है तो 2 पार्ट कितना होगा, 11 दूनी 22 होगा, ठीक है, 11 दूनी 22 होगा। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। कुछ नहीं क्वेश्चन में, बस सोचने का फर्क है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक भिन्न का हर उसके अंश से 2 अधिक है। अब देखिए जब भी आपको क्वेश्चन यानी भिन्न वाले देखे, यानी अंश और हर वाले क्वेश्चन देखे, तो हमेशा इस क्वेश्चन को आप बाय ऑप्शन बनाएगा। हमेशा ऑप्शन से क्वेश्चन को हल कीजिएगा, बिना पेन चलाए क्वेश्चन बन जाएगा और बहुत इजीली क्वेश्चन बनेगा। जब आप एक्स वाई मान के बनाते हैं तो आपका लेंदी जाएगा, लेकिन ऑप्शन से बनाते हैं तो बहुत जल्द क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए कैसे बनता है आपको दिखाते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो आंसर का, क्वेश्चन आपको ऑप्शन से बन जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक भिन्न का हर उसके अंश से 2 अधिक है। आपको पता है भिन्न क्या होता है, अंश बटे हर होता है। भिन्न क्या होता है, अंश बटे हर होता है। तो कह रहा क्या, उसके हर अंश से 2 अधिक है, यानी नीचे वाले जो है वह ऊपर वाले से 2 अधिक है। अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन ए में देखिए क्या है, 5/3 है। तो 5/3 जो है तो इसका हर तो 2 क्या है, कम है, यहाँ क्या 2 अधिक है। यानी आपका ऑप्शन ए तो ऐसी भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन ए तो यहाँ पर छट गया, ठीक है, ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक। अब बी में देखिए, बी क्या है, 3/5 है। तो 3/5 है तो इसका हर जो है अंश से 2 अधिक है, यानी बी हो सकता है, इसको रखिए, बी हो सकता है। ये तो नहीं हो सकता। सी देखिए क्या है, 5/7 है, यहाँ भी 2 अधिक है हर, सी भी आपका हो सकता है। यानी यहाँ से 2 चांस है कि आपका बी होगा चाहे सी होगा। अब चलिए आगे देखते हैं, चेक करते हैं। कह यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग कितना है, 2.4/15 है। तो इसको बदलिएगा तो आपका 15 30 है, 4 34 आएगा, ठीक है। उसको बदलिएगा तो 34/15 आएगा, ठीक है। यानी कह रहा उस भिन्न और उसके व्युत्क्रम को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 34/15 आता है। तो हम बी को मानते हैं, यदि होगा तो 3/5 है, इसका उल्टाएंगे तो क्या आएगा, 5/3 होगा। इसको भिन्न जोड़ कीजिए, तो इसको भिन्न जोड़ करेंगे तो आपका आएगा 5 3 15 आएगा एलसीएम। यहाँ आप आ जाएगा 3 3 9, यहाँ आएगा 5 6 25, 25 9 कितना होता है, 34 होता है। 34/15 आ गया। यानी बी को हम यदि जैसे कार्य किए हैं तो ये कितना आ रहा है, 34/15 आ रहा है। यानी जो भिन्न बी है उसको उल्टा कर जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, 34/15 आ रहा है। क्वेश्चन भी कह रहा है कि इतना ही आना चाहिए, इसका मतलब है ऑप्शन बी मेरा सही है। तो हम क्यों जाएंगे एक्स वाई मानने के लिए, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे दिमाग आप एग्जाम में लगाते हैं तो आपको समय का बचत होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन आपका 35 है, 1 मिनट।
क्वेश्चन 35 देखिए क्या है। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 1 - 1/2 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4 ये डॉट डॉट 1 - n तक है, तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। 1 - 1/2 है, इसको भिन्न घटाओ कीजिएगा तो कितना आएगा 1/2 आएगा। 1 - 1/3 है, इसको भिन्न घटाओ कीजिएगा तो कितना आएगा 2/3 आएगा, कर लीजिएगा। ठीक है, सिंपल है। 1 - 1/4 जाएगा कितना आएगा, ये आपका 3/4 आएगा। ठीक है, डॉट डॉट लास्ट में कितना आएगा n - 1/n आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये 2 इससे कट रहा है, ये 3 इससे कट रहा है, ये 4 इसके आगे वाला 4 से कटेगा, और इसी तरह से इसके पीछे वाले से ये n - 1 कट जाएगा। आप देख रहे हैं कोना कोनी कट रहा है, तो बचेगा क्या, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर लास्ट में नीचे में n बचेगा, यानी 1/n आपको फाइनली बचेगा, बाकी सब कट जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 1/n, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर 10% की हानि लागत मूल्य पर कितना प्रतिशत हानि होगी। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है विक्रय मूल्य पर 10% हानि, इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस मानते हैं 100 रुपया है, तो उस पर 10% उसको लॉस लग रहा है, यानी हानि हो रहा है कितना 10% हानि हो रहा है, तो 100 का 10% कितना होगा 10 ही होगा। तो यानी 100 में किसी चीज़ को बेचते हैं तो इससे कितना लॉस लगता है 10 रुपया लॉस लगता है। इसका मतलब वो कितना खरीदा होगा, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 110 में खरीदा होगा, 110 में खरीदा होगा, तब तो उसे 100 रुपया बेचने पर 10 रुपया का लॉस लगता है। अब करा क्या क्रय मूल्य पर, ये आपका सीपी हो गया, 110 क्या हो गया सीपी क्रय मूल्य कंज्यूमर प्राइस, तो सीपी आपका हो गया 110, यानी 110 में वो खरीदा था, तब तो 100 में बेचा था, उसको 10 रुपये का हानि हुआ, तो सीपी हो गया क्रय मूल्य हो गया 110, हानि हो गया कितना 10 हो गया। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो हानि बट्टे क्रय मूल्य गुने 100 कर देंगे, आपका 0 0 कर जाएगा, ये आपका जगह 100/11%, यानी इसको कीजिए तो 11 9 99 और 1/11 यानी 9.1/11 आएगा। 9.1/11 किस ऑप्शन में, चलिए देख लेते हैं। 9.1/11 आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन 37 देखिए ध्यान से, क्वेश्चन इजी है, लेकिन आप लोग हो सकता है कि लॉन्ग मेथड से बनाए होंगे। हम देखिए कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। ठीक है, यदि हम इसमें माँ की आयु जोड़ दें तो औसत 6 वर्ष बढ़ जाती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए करा कि माँ की आयु क्या है। क्वेश्चन कह रहा है 4 बहनों की औसत आयु कितना है 7 वर्ष है। कह रहा इसमें माँ की आयु जोड़ देते हैं, यानी 4 से 5 हो जाएंगे टोटल आदमी, और तो कह रहा है उसका औसत 6 वर्ष बढ़ जाती है, यानी 7 पहले थे अभी 6 और बढ़ गया, कितना हो गया औसत 13 हो गया। एक तरीका ये होता है कि इसे यहाँ से टोटल निकालिए, 13 पंचे 65 हो जाएगा, यहाँ टोटल निकालिए 7 चौक 28 हो जाएगा, 65 में से 28 घटा दीजिए, माँ की आयु आ जाएंगे। ठीक है, उसको हटाइए 37 बनाएगा, माँ की आयु आ जाएंगे। ये तरीका से तो आप बनाए होंगे, हम नया तरीका से बनाते हैं। देखिए दिमाग लगा कर क्या करें, 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है, उसमें यदि माँ की आयु जोड़ते हैं तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाते हैं। अब देखिए क्यों बढ़ गया औसत आयु, क्योंकि उसमें माँ की आ गई है, माँ की आयु जुड़ गया तो औसत आपका 6 वर्ष बढ़ गया। अब ध्यान दीजिए 6 वर्ष किस में बढ़ा होगा, तो 4 बहन है, चारों बहन का 6 आयु 6 वर्ष आयु बढ़ गया होगा, तो 6 चौक 24 आयु बढ़ गया होगा। ठीक है, चारों बहनों को मिलाकर 6 चौक 24 वर्ष आयु बढ़ गया होगा। अब करा इसमें देखिए माँ की आयु कितना, देखिए 7 वर्ष पहले औसत था, अब माँ का आयु को जोड़े तो 6 वर्ष बढ़ गया, यानी 6 7 13 वर्ष। ठीक है, 13 वर्ष, यानी माँ की आयु इसमें कितना है बढ़ा है 6 और 6 7 13 हो गया, यानी औसत देखा जाए तो 13 है। ठीक है, तो इसमें ऐड करेंगे आपका जगह 2 1 3 4 3 7 37 वर्ष, यानी माँ की आयु कितना गया 37 वर्ष। सिर्फ हम ये देख लिए है ना कि माँ के आने से कितना फर्क पड़ा है। ठीक है, कितना अंतर आया है। ठीक है, तो हम यहाँ देख लिए कि चारों बहनों में 6 वर्ष आयु औसत बढ़ा होगा, तो 6 चौक 24 बढ़ा होगा। माँ में कितना बढ़ा होगा, तो 7 पहले था औसत, अब 6 बढ़ गया, तो 7 6 13 हो गया, तो 13 तो माँ का भी औसत है, तो 13 माँ का आयु ऐड कर दिए, तो आपका टोटल आ गया 24 + 13 37 वर्ष। ठीक है, तो इसको कहते थोड़ा सा दिमाग अप्लाई कीजिएगा तो क्वेश्चन इजीली बन जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन कह रहा है यदि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का, सॉरी यहाँ मिस्टेक है, हाँ प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, ठीक है यहाँ मिस्टेक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योगफल 2025 है, तो n का मान क्या होगा। अब देखिए आपको याद होना चाहिए कि n प्राकृतिक, सुनिए
n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होता है? तो ये होता है आपका n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी समेशन ऑफ एन क्यू क्या होता है? यानी n प्राकृतिक संख्याओं के घन मूलों का योग क्या होता है? सॉरी, घन मूल है, घनों का योग क्या होता है? तो यह आपका n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यानी इसी के वैल्यू दिया है कितना? 2025 दिया है, इसी के वैल्यू हमें दिया है, यानी n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, इसी के मान दिया है कितना? 2025 दे दिया है। तो यहाँ से हम n के वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से आप क्या कीजिए, इसको लीजिए इधर, तो आपका आएगा रूट अंडर आपका 2025 आएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2025 का रूट देखेंगे कितना होगा, तो 2025 का रूट होता है 45 होता है। अब कुछ नहीं कीजिए, इससे आगे नहीं बढ़ना है, आगे बढ़िएगा तो n में आपका द्विघात समीकरण आ जाएगा, फिर द्विघात समीकरण तोड़ते रहिएगा। अब यहाँ दिमाग लगाना है, इतना तो सब कर लेगा, ठीक है। यहीं से दिमाग लगाना है कि इजीली कैसे बनाएंगे। अब चलिए ऑप्शन से, इतना कर लिए, अब चलेंगे हम ऑप्शन से। इसको आप लिखिए, यहाँ पर रखिए, क्या आना चाहिए, ये 45 आया। अब चलिए ऑप्शन से, n की जगह 7 लेते हैं तो क्या 45 आता है? देखिए लेते हैं यहाँ पर n की जगह 7, तो 7 रखिए, 7 1 8 आएगा, 8/2, 4 7 चौक 88 आ रहा है, 45 नहीं आ रहा है। ऑप्शन ए नहीं होगा, ये हम चेक के लिए नहीं होगा। ये बी को चेक कीजिए, बी में क्या है, 12 है, 12 रखिए n की जगह, 12 रखेंगे, 12 1 13 होगा, 13/2 करेंगे, यहाँ 6 13 6 78, 78 आ रहा है, 45 नहीं आ रहा है, बी भी नहीं होगा। बी भी हम चेक कर लिए, बी भी नहीं होगा, ठीक है, बी भी नहीं होगा। कितना आना चाहिए? 45 आना चाहिए। सी को चेक कीजिए, 9 है, एन की जगह 9 दीजिए तो 9 होगा, 9 + 1 10 होगा, 10/2 यहाँ 2 होगा, 2 पंचे 10, 9 पंचे 45, बिल्कुल सही है ऑप्शन सी। एन की जगह हम 5 रखते हैं, सॉरी 9 रखते हैं, तो यहाँ 45 आ जाता है, यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। इसी को बोलते हैं स्मार्ट वर्क। बस यही दिमाग लगाइएगा, आप एग्जाम में ऑप्शन से बनाने की कोशिश कीजिएगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन आपका इजीली बन जाएगा, ठीक है, बहुत लेंथी क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। क्वेश्चन 39 है, क्वेश्चन क्या आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, यानी प्रत्येक रेशनल नंबर इंटीजर होती है क्या? प्रत्येक रेशनल नंबर इंटीजर होती है क्या? क्या 2/3 इंटीजर है? नहीं है, यानी आपका एक कथन गलत है। बी है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, यानी प्रत्येक एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या रेशनल नंबर, देखिए 2, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इसमें देखिए सब क्या है? परिमेय संख्या है, 1 से भाग तो दे ही सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, p/q के रूप में है, यानी परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। सी है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, यानी प्रत्येक एवरी होल नंबर, ठीक है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सही है? नहीं सही है, क्योंकि 0 होल नंबर होता है, जबकि 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है, यानी आपका सी भी गलत है। तो क्या सही है? केवल बी सही है, केवल बी सही है। क्वेश्चन 40 है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, यानी इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का है कि 121 वर्ग मीटर आधार क्षेत्रफल और 23 मीटर ऊंचाई वाले एक लंब प्रिज्म का आयतन ज्ञात कीजिए। सिंपल है, प्रिज्म का आयतन का अर्थ क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई हो जाएंगे। आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है? 121 वर्ग मीटर दिया है, और ऊंचाई आपका 23 है, तो 121 में 23 से गुना कीजिए, ये आपका आएगा 2783 आएगा, 2783 घन मीटर होगा, ठीक है। तो 2783 इसके आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो ये था आपका टेस्ट नंबर 5 का सॉल्यूशन। क्योंकि आप लोग को इसका PDF प्रोवाइड नहीं करवाए थे, इसीलिए आपको इसका सॉल्यूशन करवा दिए हैं, ठीक है। और जिन स्टूडेंट को यह टेस्ट 40 मार्क का आपको ज्वाइन करना है, ये आप वीडियो आप देख ही लिए होंगे, और जब देख लिए होंगे तो आप देख लिए होंगे कि किस पैटर्न पर है, क्या एग्जाम पैटर्न पर है या नहीं, आप देख लिए होंगे सब कुछ। यदि आपको ये टेस्ट ज्वाइन करना है, इसमें 15 टेस्ट है, जिसमें से आपका अभी तक 6 टेस्ट हो चुका है, और 6 टेस्ट हुआ है। यदि आप ज्वाइन करते हैं तो ये 6 टेस्ट आप अभी भी दे सकते हैं,
हैं आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। और इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। तो जिन स्टूडेंट को यह टेस्ट ज्वाइन करना है, यह टेस्ट आपका 6 to 12 के लिए है, ठीक है। 40 मार्क का समान अध्ययन का जनरल स्टडीज का जो आपका पार्ट में होता है, ठीक है। पार्ट 1 में आपका जनरल स्टडीज होता है, बाकी 80 नंबर का आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो 40 मार्क का जनरल स्टडीज होता है, इसका आपका टेस्ट चल रहा है, ठीक है। तो इसका यदि आप टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको हम पूरे डिटेल्स बता देंगे कि इसका क्या प्रोसेस है, ठीक है। इस पर आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको डिटेल्स बता दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।